तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका साइंस, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में हमने आपको एक वीडियो पहले ही बना के दे दिया है, मतलब एक पार्ट पहले ही पढ़ाकर आपको समाप्त कर दिया है। पहला पार्ट था हमारा रासायनिक, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको हमने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। और अम्ल, क्षार, लवण को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके मतलब पढ़ेंगे। पहला पार्ट अम्ल, दूसरा पार्ट क्षार और तीसरा पार्ट होगा आपका लवण। तो आज पहला पार्ट है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा अम्ल क्या होता है, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्लों का उपयोग क्या होता है और अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं और इस साल यूपी बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हम लोग आपका पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक अपने इस चैनल पर एकदम फ्री में मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं। जहां पर हमने आपको मैथ में 5 पार्ट 5.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करवा दिया है। कल ही वीडियो हमने आपको दे दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलने वाली हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे पाठ का नाम है वो है अम्ल, उसके बाद क्षारक तथा लवण। और ये पाठ 2 रहने वाला है, ठीक है। लेसन 2, पहला पाठ हमने आपको पढ़ा दिया है और पूरी तरीके से उसको समाप्त कर दिया है। अगर आपको सारी वीडियो एक ही जगह पर देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए। आपको बढ़िया से प्लेलिस्ट मतलब हम लोग बनाए हुए हैं, वहाँ पर सारी वीडियो शुरू से क्लास वाइज क्लास एकदम लगी हुई हैं। आप देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अगर अब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब पर भी आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हम लोग ऐसा कंटेंट आपको दे रहे हैं कि कम समय में आप बेहतरीन से बेहतरीन अपना ज्ञान प्राप्त कर सको, ठीक है। तो चलिए, पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। यहाँ पर बात आज हम लोग करेंगे किसके बारे में, अम्ल के बारे में। उसके बाद वीडियो आएगी क्षारक की, फिर लास्ट में हम लोग लवण पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग वन शॉट यानी एक ही वीडियो लेकर आते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, ठीक है। तो आपको देखने में भी थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता है, इस वजह से हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके मतलब वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अम्ल। देखिए, जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुणों के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जैसे अगर आपके पास कोई रासायनिक यौगिक है, ठीक है, रासायनिक यौगिक है, तो रासायनिक यौगिक को रासायनिक यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है। रासायनिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, ठीक है, आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अगर हम कहें रासायनिक यौगिक को रासायनिक गुणों के आधार पर अगर हम लोग विभाजित करें, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? देखिए, जो पहला होगा वो हो जाएगा आपका अम्ल, उसके बाद दूसरा जो होगा वो हो जाएगा क्षारक, तीसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका लवण, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लवण हो जाएगा, ठीक है। तो अम्ल बेसिकली क्या है, आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है। तो एकदम पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, हमारे साथ आप पढ़ते चलिए, पूरा का पूरा अम्ल का टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, अम्ल होता क्या है। तो शुरुआत में जब साइंस इतना ज़्यादा प्रगति नहीं किया था, या प्रगति किया भी था तो इन सारी चीज़ों की खोज नहीं हुई थी, तो शुरुआत में क्या किया जाता था, शुरुआत में अम्ल को ऐसे नापा जाता था या ऐसे पहचाना जाता था कि वो पदार्थ कैसा स्वाद देता है, ठीक है, और
वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इस आधार पर पहले अम्ल की परिभाषा दी जाती थी। तो अगर पहले की परिभाषा हम बताएं तो पहले की परिभाषा क्या होती है, देखिए पहले की परिभाषा ये होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वाद में, यहाँ पे लिखेंगे स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं। मतलब अगर आप इसको चखोगे तो ये खट्टापन आपको लगेगा। दूसरा ये है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? यहाँ पर लाल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीले लिटमस पेपर, यहाँ पे लिख देंगे लिटमस पेपर को यहाँ पे लिख देंगे लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ये लोग लाल कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अम्ल की जो पुरानी परिभाषा है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आप कहोगे सर ये लिटमस पेपर क्या होता है? देखिए, अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए एक पेपर बनाया गया जिसे बोला गया लिटमस पेपर। उसका गुण क्या होता है? अगर हम मान लेते हैं एक बर्तन में अम्ल ले लिए, जस्ट लाइक H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को इस बर्तन में ले लिए, ठीक है, और इसमें एक कागज पेपर होता है ये बेसिकली, अगर हम इसको इसमें डुबो दें और इसका जो कलर है, देखिए लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, एक आता है नीला और एक आता है आपका लाल में। तो ये अगर नीले कलर का है, किस कलर का है? ये नीले कलर का है, तो नीला किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल में। ठीक है, यानी इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो लिटमस पेपर को इस लिक्विड में, जो कि H2SO4 का लिक्विड है, उसको डुबाने पर देखा गया कि यह नीले से क्या हो गया? लाल हो गया। इसका मतलब ये है कि H2SO4 क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल की पुरानी परिभाषा क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं उदाहरण की, कि सर उदाहरण भी बता दीजिए। देखिए, उदाहरण बताने से पहले अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसको बता देते हैं। देखिए, जो अम्ल शब्द है ये एक लैटिन शब्द है। ठीक है, यानी अम्ल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई। उस लैटिन शब्द को बोला जाता है एसिड। क्या बोला जाता है यहाँ पर? एसिड्स। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हो आप? एसिड बोलते हो। तो अम्ल एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका नाम था एसिड्स, और इसका मतलब होता था खट्टा। इसका क्या मतलब होता है? एसिड्स का खट्टा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अम्ल जो होता है उसका लैटिन नाम एसिड्स था, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो वहाँ से ये ले लिया गया और नाम पड़ गया इसका अम्ल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए फिर से हम लोग बता देते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उदाहरण की बात करें, उदाहरण में जैसे हम लोग ले लेते हैं सिरका। उदाहरण में क्या ले लें? सिरका ले लें। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर गायब, ताकि आपको समझ में आए। उदाहरण में हमने क्या लिया? सिरका। सिरका को अगर आप चखोगे तो वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। उसके बाद नींबू, उसके बाद संतरा, उसके बाद इमली आदि। ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं। यानी अगर इनके स्वाद की बात किया जाए तो ये सभी क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। आप कहोगे सर संतरा तो मीठा होता है, खट्टा तो नहीं होता। आप देखोगे जो संतरा होता है वो पकने के बाद पूरी तरीके से पक जाता है तब आपका मीठा लगता है, लेकिन अगर वो कच्चा रहेगा तो वो कैसा लगेगा आपको? खट्टा लगेगा। ठीक है, इवन बहुत सारे ऐसे संतरे मार्केट में मिलते हैं जो कि चखने पर खट्टे होते हैं। जैसे अंगूर जो होता है वो पूरी तरीके से अगर पका नहीं है, या कुछ अंगूर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आप मार्केट से ले तो लेते हो, दिखने में बढ़िया लगते हैं, बट घर पे आके
उसमें खट्टापन ज़्यादा रहता है, तो लोग उसको खाते नहीं है, फेंक देते हैं। इसका मतलब ये है कि उदाहरण में हमने क्या लिया, सिरका, नींबू, संतरा, इमली आदि। इमली आप जानते हो, इमली जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ इतने बात समझ में आई। हमने आपको देखे 3 चीज़ें समझाई। पहला, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एसिड से हुई, जिसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। उदाहरण हमने समझाया कि सिरका, नींबू, संतरा, इमली, ये सभी क्या हैं, आपके अम्ल हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज और बढ़ जाएंगे आपका आगे। ये तो अम्ल की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसको अगर इरेज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। चलिए हमने इसको कर दिया इरेज, यहाँ पर बढ़ जाते हैं आगे। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक हुए आर्हेनियस। उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, ठीक है। एक वैज्ञानिक हुए, देखिए विज्ञान में क्या होता है, हमेशा खोज जारी रहता है। जैसे अगर आप साइंस में पढ़ोगे तो पहले आए थे कौन, जब आप परमाणु मॉडल पढ़ोगे तो पहले थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर आपका कौन आए, फिर आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, वो भी फेल मार गया। फिर आगे ये सारी चीज़ें आप 9 में पढ़े होगे, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल। तो ये सारे वैज्ञानिक दर प्रति दर अपनी खोज को बढ़ाते गए, जिसकी वजह से आज हमको सही मायने में परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने प्रकार में टूट सकता है, वो सारी चीज़ें हमको पता है। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर शुरुआत में जब नहीं था इतना ज्ञान या इतनी सुविधा नहीं थी या खोज नहीं हुई थी, तो अम्ल की परिभाषा पदार्थ के स्वाद पर और लिटमस पेपर के आधार पर बना दिया गया था। लेकिन आर्हेनियस आए, उन्होंने अपना एक आयनिक सिद्धांत दिया। आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर या जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर आपका अम्ल कहलाता है, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्या बताया उन्होंने परिभाषा, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल और केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई और अन्य धन आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर अम्ल कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अम्ल को जल में घोलोगे या जल में वियोजित करोगे, तो वो जब टूटेगा तो टूटने के पश्चात वो हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त वो अन्य कोई धन आयन नहीं देता है। ये सारा चीज क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो उदाहरण की बात अगर हम करें, उदाहरण उदाहरण बताने से पहले अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर वे पदार्थ जो जल में वियोजित, यहाँ पे लिख भी देते हैं, वियोजित या आयनित होकर H प्लस आयन देते हैं, यानी ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसको जल में वियोजित किया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त ये अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण हो जाएगा आपका H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर एग्जाम्पल लें हम लोग, HCl, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं।
एक और ले लेते हैं HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रिक अम्ल। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? आपके अम्ल हैं। उम्मीद करते हैं आपको आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होता है समझ में आया है। ठीक है, आर्हेनियस थे, उन्होंने सिंपल से बताया कि जब आप किसी अम्ल को जल में वियोजित करोगे तो वो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देगा, उदाहरण के तौर पर, और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त वो अन्य कोई भी धन आयन नहीं देगा। उदाहरण हमने बताया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, HCl जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद है आपका नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। तो इस तरीके से हमने आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए हमको यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा, तो चलिए इसको हटा देते हैं और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका? अम्लों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग अम्ल पढ़े हैं तो अम्ल की दो परिभाषा पढ़े हैं, उसके बाद अम्ल के उदाहरण पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर हेडिंग आपका रहेगा अम्लों के प्रकार। ठीक है, अम्लों के प्रकार। तो देखिए अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल में आयनित होने के कारण यानी जल में जिस तरीके से आयनित होते हैं या जल में वियोजित होने के आधार पर ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका प्रबल अम्ल, दूसरा आपका होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है आपका प्रबल अम्ल और दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रबल का मतलब क्या होता है? ये ज़्यादा सक्रिय होगा। दुर्बल का मतलब होता है ये कम सक्रिय होगा। लेकिन परिभाषा तो ऐसे नहीं बता सकते आप। परिभाषा क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वे अम्ल जो, यहाँ पे लिखेंगे जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल यहाँ पे लिख देंगे कहलाते हैं। यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित अथवा वियोजित हो जाते हैं। वियोजित का मतलब होता है टूटना, आयनित का मतलब होता है टूटना। प्लस और माइनस में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके प्रबल अम्ल कहलाएंगे। तो ऐसे समझिए कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, ठीक है, वही क्या होता है? आपका प्रबल अम्ल होता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होता है? थोड़ा सा उदाहरण के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए पेपर में आपको परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। भले वो पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप परिभाषा किसी चीज़ की दे रहे हो और आपके पास उदाहरण है तो आप कोशिश करिए कि उसका उदाहरण भी दीजिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है आपका, कि आप समझदार हो और चीज़ों को बहुत ही समझदारी के साथ उसके सामने रख रहे हो, तो वो आपको बढ़िया से नंबर दे देता है। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लें कि प्रबल अम्ल अधिकतर पाए कहाँ जाते हैं। तो देखिए प्रबल अम्ल जो होते हैं वो अधिकतर क्या कहलाते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। ये जो प्रबल अम्ल होते हैं वो अक्सर क्या और कौन से अम्ल होते हैं? आपके खनिज अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल उन्हें कहते हैं जो खानों से निकाला जाता है। खान यानी भू परपटी के अंदर यानी जमीन के अंदर जो खोद कर निकाले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? आपके खनिज अम्ल होते हैं। ये जो प्रबल अम्ल है ये खनिज अम्ल होता है। ठीक है, उदाहरण की बात अगर करें हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा वही H2SO4,
उसके बाद अगर हम बात करें HCl, उसके बाद बात करें HNO3, इन सभी का नाम हमने अभी बताया आपको। H2SO4 को क्या बोलते हो आप? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हो। सांद्र लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो गाढ़ा होगा तो सांद्र होगा, अगर वो हल्का होगा तो वो तनु होगा। हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया है सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है। तो यहाँ पर इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। एक बार हम फिर से इसको लिख ही देते हैं। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक। यहाँ पे लिख देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका जो नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके प्रबल अम्ल हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रबल अम्ल समझ में आया होगा। अब बात कर लेंगे हम लोग दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल को क्या करेंगे? लिखने से पहले इसको हम लोग क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और प्रबल अम्ल के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका दुर्बल अम्ल। तो इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपका दुर्बल अम्ल का। ठीक है, यहाँ पर दुर्बल अम्ल, दुर्बल का मतलब होता है जो कमजोर है। ठीक है, जो कमजोर है से मतलब जो कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर क्या होगा? दुर्बल अम्ल की परिभाषा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित अथवा वियोजित नहीं होते क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित अथवा वियोजित नहीं होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं जो हम बोले हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित अथवा, यहाँ पे लिख देंगे वियोजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित अथवा वियोजित नहीं होते हैं क्या कहलाता है आपका? यहाँ पर दुर्बल अम्ल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो ये दुर्बल अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे हमने कहा प्रबल अम्ल जो होता है वो खनिज अम्ल होता है, यानी जब आप खनन करते हो, खुदाई करते हो, तो वहाँ से भूपर्पटी से ये क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। लेकिन दुर्बल अम्ल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो दुर्बल अम्ल जो होता है सामान्यतया कार्बनिक अम्लों से प्राप्त किया जाता है। कार्बनिक अम्ल क्या होता है? जो पौधे और जीव जंतुओं से अम्ल प्राप्त होते हैं वही हमारा क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण में जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की। इसकी बात कर लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, यानी उदाहरण यहाँ लिख देंगे उदाहरण। उदाहरण में जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन साइनाइड। इसको अगर जल में घोलोगे आप, ये जल में पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, यानी ये पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। दूसरा है आपका CH3 COOH। इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। अगर इसके IUPAC नाम की बात किया जाए तो ये आपका 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो ये है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये क्या है आपका? एथेनोइक अम्ल है। IUPAC अभी 4 पार्ट में है। हम आपको IUPAC बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। ऐसा सिखाएंगे कि एक बार वीडियो अगर आप देख लिए तो पूरा का पूरा IUPAC नाम आपको समझ में आ जाएगा, जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। कुछ भी पूछे आप जरूर उसका उत्तर दे पाओगे अगर वो IUPAC से रिलेटेड है तो। ठीक है, तो अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम है एसिटिक अम्ल, यानी इसका जो साधारण नाम है वो है एसिटिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका एग्जाम्पल वो है HCOOH। इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं?
फार्मिक अम्ल बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है पहले लिख देते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, इसका क्या नाम है, CH3COOH का, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। यहाँ पर एसिटिक, उसके बाद अम्ल, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्यों इसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं, क्योंकि ये फार्मिका नामक चींटी में पाया जाता है। ठीक है, फार्मिका नाम की एक चींटी होती है जिसमें HCOOH पाया जाता है। जो लाल कलर की जो चींटियाँ होती हैं, जो अगर आपको काट लें तो बहुत तेज़ी से दर्द करता है, वो जो आपके अंदर रिलीज करती हैं वो फार्मिक अम्ल ही होता है, जो आपके शरीर में पहुंचता है और जहां तक पहुंचेगा वहां तक दर्द करेगा बहुत ही तेज़ी से। कुछ समय बाद फिर आपका वो ठीक हो जाता है, लेकिन तुरंत तुरंत बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ये जो एसिटिक अम्ल होता है ये सिरके में पाया जाता है। ठीक है, सिरके का अम्ल बोलते हैं इसको। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये आपका क्या है, ये सभी आपके दुर्बल अम्ल हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दुर्बल अम्ल क्या होता है समझ में आया होगा। देखिए, प्रबल अम्ल में अगर हम इसको तोड़ें, जैसे हम ले लेते हैं H2SO4, अगर हम इसको तोड़ें, अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता का चिन्ह। प्रबल अम्ल में हम लोग क्या कर रहे हैं, H2SO4 लेकर इसको तोड़ के आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अगर ये टूटेगा तो H प्लस में टूटेगा और बाकी माइनस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा, उसके बाद सल्फेट है SO4, तो यहाँ पर SO4 और 2 निगेटिव होता है। SO4 पर कितना आपका आवेश होता है, 2 ऋणात्मक होता है, यानी 2 निगेटिव होता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ताकि देखिए 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लें, H2SO4। ये तो प्रबल अम्ल का होता है। तो आपने देखा यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्या हो गया, टूट गया है प्रबल अम्ल में। बात कर लेते हैं दुर्बल अम्ल का। दुर्बल अम्ल में अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दें, यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड का, HCN का, HCN को अगर हम लोग तोड़ें तो ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cn निगेटिव में। ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cn निगेटिव में। जैसे यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है हाइड्रोजन आयन, इसको बोल देंगे हाइड्रोजन आयन, और ये आपका कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है। ठीक है, सल्फेट आयन। और यहाँ पर अगर बात करें तो H प्लस में टूटा है तो यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर आयन लिख देंगे। फिर ये क्या है, साइनाइड आयन, तो लिख देंगे सायनाइड, उसके बाद यहाँ पर आयन। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल दोनों टूटते हैं तो किस तरीके से टूटते हैं। इस वाले चिन्ह को बोलते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह। उत्क्रमणीयता क्या होता है, हमने आपको रासायनिक जो अभिक्रिया एवं समीकरण था उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। हालांकि अगर ब्रीफ में समझाएं तो बस इतना है कि आप ये चिन्ह लगा हुआ देखकर ये समझ जाइएगा कि उत्पाद से, सॉरी, अभिकारक से उत्पाद जो बनाया गया है उस उत्पाद से अगर आप अभिकारक को बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आया है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, इसको करेंगे यहाँ पर इरेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के क्या है, भौतिक गुण है। ठीक है,
अब देखिए अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। अम्लों के भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, ऐसे गुण जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, भौतिक गुण होता है। जैसे अगर ये मार्कर है तो इसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, यानी ये क्या है, भौतिक रूप से है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर पानी, पानी को देखें तो पानी को हाथ में तो ले सकते हो आप, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। तो अम्लों के भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, यानी अगर आपके पास अम्ल है तो आप देख कर उसको क्या क्या बता सकते हो। जैसे पहला ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो पहला तो ये गुण होता है। और ये जल में विलेय होते हैं, और यह जल में विलेय होते हैं, ठीक है, ये जल में विलेय होते हैं। कैसे, अगर हम आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाएं तो जैसे नींबू का रस जो होता है वो अम्ल होता है, ठीक है, उसको आप पानी में घोलो तो बड़ा आराम से वो घुल जाता है, और उसमें चीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और यह जल में विलेय होता है। पहला आपको भौतिक गुण समझ में आ गया। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है, अम्ल, यहां पे लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या होता है, अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। संक्षारक का मतलब क्या होता है भी समझाते हैं आपको। यहाँ पे पहले लिख दें, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इसका मतलब ये है, संक्षारक का मतलब ये होता है कि जहां पर ये पड़ जाते हैं उस जगह पर जो चीजें हैं उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं। अस्त व्यस्त से करने से मतलब ये है कि वो उसको नष्ट कर देते हैं, ये इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं। कैसे, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कि अगर हम लोग ले लें कपड़ा, ठीक है, इनकी क्रिया से जो कपड़ा होता है, लकड़ी होता है, कागज होता है, त्वचा होता है, ये आदि जो हैं ये नष्ट हो सकते हैं। कैसे, अगर आप देखो यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ी, यहाँ पे लिख देंगे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, उसके बाद कपड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, त्वचा हो गया, आदि नष्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, यानी इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब होता है अगर ये एक बार चीज़ों पर पड़ जाएं तो वो उसको उबाल देते हैं, यानी उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, नष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखा करो, लोहे में जो जंग लग जाती है वो लोहे को करती क्या है एक्चुअल में, वो लोहे को नष्ट करती है परत दर परत। जैसे पहले जंग लगेगा तो लोहा थोड़ा सा यहाँ पर ऊपरी परत छोड़ देगा, फिर धीरे धीरे उसका और परत ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा लोहा जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। आप चाहोगे कि उससे फिर से लोहा बना दें तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। यानी लोहे में जो जंग लगने की प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब वो उसको तुरंत नहीं बल्कि धीरे 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 क्या करती है, नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जो अम्लों की प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है, यानी जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, आपका ये जो त्वचा हो गया, अगर इन सब पर अम्ल पड़ जाए, अम्ल यानी एसिड अगर पड़ जाए, जिसको हम लोग तेजाब भी बोलते हैं, अगर वो पड़ जाए तो क्या होगा,
हमारे शरीर पर अगर पड़ जाएगा तो हमारी त्वचा वहाँ से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी और हमारी त्वचा नष्ट हो जाएगी। हम बहुत तेजी से क्या करेंगे, दर्द से कराहने लगेंगे। ठीक है। अगर कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़ा पूरी पूरी तरीके से क्या होगा, जल जाएगा। और अगर कागज पे पड़ जाए तो कागज का उतना हिस्सा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर लकड़ी पर पड़ जाए तो लकड़ी को पूरी तरीके से क्या करेगा, वो उबाल देगा। यानी तेजाब जो होता है वो इतना तेज होता है। एसिड जिसको बोलते हो आप, अम्ल बोलते हो। तो अम्लों के भौतिक गुण आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जल में विलय होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा, अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। चौथा, लकड़ी पर, कागज पर, कपड़े पर, त्वचा पर, अगर इन सभी पर अम्ल पड़ जाए वो इसको नष्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अम्लों के भौतिक गुण समझ में आया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। तो इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं। उसके बाद बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण पर। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, कहाँ, यहाँ रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुण। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, अम्लों के, ठीक है, रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अब ये अम्लों के रासायनिक गुण एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए जो अम्ल होते हैं वो कई तरीके के रासायनिक गुण दिखाते हैं, यानी कई तरीके के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपका एसिड में पाई जाती है। पहला जो है वो आपका हेडिंग रहेगा यहाँ पर, धातु के साथ अभिक्रिया। पहला क्या हेडिंग रहेगा आपका, धातु के साथ अभिक्रिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अम्ल जो होता है वो विभिन्न धातु में जैसे जिंक हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, इन सभी से अगर अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन गैस आपका बाहर की तरफ निकल जाती है। यानी यहाँ पर जो अम्ल होता है, अम्ल धातु के साथ, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस जिसको हम लोग H2 यहाँ पर मुक्त करता है तो तीर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी जब भी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी बाहर की तरफ निकल जाती है। बात करें अगर हम लोग उदाहरण की, कि सर उदाहरण समझा दीजिए, उदाहरण में क्या होगा। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं लोहा, लोहा मतलब आयरन। ठीक है। आयरन को Fe से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, Fe से। तो आयरन अगर ले लें और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवा दें, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हम लोग ये देखिए धातु है, ये क्या है, धातु, आयरन एक तरीके का धातु है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, अम्ल के साथ, यानी ये है हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का अम्ल है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा है कि देखिए जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं यानी H2, यहाँ तीर लगा देंगे, ऊपर चला जाएगा, मतलब ये गैस आपका है उड़ गया। ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, तो देखिए हाइड्रोजन तो निकल गया, बचा FeCl। ठीक है।
तो ये आपस में अभिक्रिया करेगा, बनाएगा FeCl2। क्या बनाएगा? FeCl2 बनाएगा, जिसका नाम होता है आपका फेरस क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? फेरस क्लोराइड। और ये हमारा क्या है? मुक्त हाइड्रोजन गैस। यहां पे लिख देंगे मुक्त हाइड्रोजन गैस। इसका नाम मुक्त हाइड्रोजन गैस नहीं है तो ये हाइड्रोजन गैस ही, मुक्त मतलब ये बाहर की तरफ निकल रही है, जिसकी वजह से हमने इसको लिख दिया मुक्त हाइड्रोजन गैस। तो उदाहरण आपको समझ में आया। धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे बात करें हम लोग किसका? जिंक का। किसका बात कर लें? जिंक का। जिंक क्या है एक्चुअल में? जिंक आपका एक तरीके का धातु है। अगर इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को दर्शाते हैं H2SO4। अगर हम लोग जिंक जो कि आपका धातु है, इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो मिलेगा हमारा हाइड्रोजन गैस, जो कि मुक्त हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। बचेगा क्या? देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ से खत्म हो चुका है, इधर बचेगा ZN और उधर बचेगा आपका SO4। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। तो यहाँ पर देखिए जिंक है, जो कि एक तरीके का क्या है? धातु है। जिंक क्या है? एक तरीके का धातु है। और यहाँ पर क्या है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये आपका अम्ल ही है, यानी एसिड है। और इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग करवा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। बचा क्या? जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे लिख देंगे जिंक सल्फेट। उम्मीद करते हैं आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम डिटेल में समझाते हुए चल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे। तो पहला आपने रासायनिक गुण देख लिया, अम्लों का रासायनिक गुण में धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया क्या होता है? तो सिंपल, धातु के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर ये आपका इरेज हो चुका है। आगे क्या है? आगे है दूसरा। रासायनिक गुण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखेंगे धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यानी अगर अम्ल धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या मिलेगा, उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो इनको मिलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दो चीज फिक्स है मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका यहाँ पर जल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं धातु, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा यहाँ पे लिखेंगे धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके देखिए, जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड
यहाँ पे लिखते चलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको किससे क्या आप दर्शाते हो, CO2 से। आप कार्बन डाइऑक्साइड को किससे दर्शाते हैं, CO2 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा यहाँ पे लिखेंगे जल, जल बनता है। जल को आप जानते हो H2O से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये तो फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। बाकी जो अदर बनेंगे उनको हम लोग जो छूटेगा लिख देंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के पश्चात जो बनता था उसको हम लोग लिख देते थे। सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। अगर हम बात करें उदाहरण की, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे सबसे पहले उदाहरण लेते हैं धातु कार्बोनेट का। धातु कार्बोनेट का मतलब होता है, जैसे हमने उदाहरण लिया CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक तरीके का धातु कार्बोनेट है। क्यों धातु कार्बोनेट है, क्योंकि इसमें एक धातु कैल्शियम आपका आया हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम लोग किसके साथ करवा दें, अगर हम लोग यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दें, HCl से करवा दें, इससे करवा दें HCl, अभी इसका नाम लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दीजिए, फिर जल को निकाल दीजिए, ठीक है। क्या निकाल दीजिए यहाँ पर, जल को। तो यहाँ पर देखिए CO3 था, CO3 था तो 3 ठो इसमें ऑक्सीजन था, तो 2 ठो ऑक्सीजन और 1 ठो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो बचा यहाँ पर 1 ठो ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिए, यहाँ पर एक आपका हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जल बना दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो कैल्शियम और क्लोरीन की अभिक्रिया होगी, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखेंगे CaCl2। अगर आप देखो तो ये समीकरण संतुलित नहीं है, समीकरण ये आपका संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2। जैसे ही 2 लगाएंगे आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 को कैल्शियम इधर है, 1 को कैल्शियम इधर है, यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं तो दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 ठो हो गए हैं, यानी 2 ठो हाइड्रोजन है तो 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्लोरीन अब 2 हो चुका है तो क्लोरीन 2 ठो है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहाँ पर CO2 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा समीकरण है वो पूरी तरीके से संतुलित है, यानी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। उसके बाद जो बचा रह गया उसको हम लोग लिख देंगे। तो बचा है यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम। ये है आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये धातु कार्बोनेट है। ये आपका जानबे करते हो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पढ़ते हैं। तो इसके साथ अगर अभिक्रिया करवा दें तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम, यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद क्या बना हमारे पास, जल, ठीक है। ये अभी किसका अभिक्रिया करवाए हैं, केवल और केवल धातु कार्बोनेट का। अभी बचा है हमारा एग्जाम्पल बताना धातु बाइकार्बोनेट का, क्योंकि आपने पढ़ा कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा
धातु कार्बोनेट का तो हो चुका है। अब जो एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे वो समझेंगे धातु बाई कार्बोनेट का। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो क्या बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पर दूसरा हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, दूसरा, यानी धातु कार्बोनेट का तो हमने देख लिया। अब चलते हैं धातु बाई कार्बोनेट का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर धातु बाई कार्बोनेट, यहाँ पे लिख देंगे धातु बाई कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करेगी, अम्ल के साथ। तो अम्ल के साथ अगर ये अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बच जाएगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे उसमें बचा था कैल्शियम क्लोराइड तो हमने लिख दिया था, यहाँ पर भी जो बच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने के बाद उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो धातु बाई कार्बोनेट में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम बाई कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको ट्वाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दो बार। अगर यहीं 3 लिखा होता तो इसको थ्राइस बोलते। ठीक है, अगर ये 4 लिखा होता तो इसको टेट्रा बोलते। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम, इसको बाई पढ़ते हैं। देखिए कैल्शियम बाई कार्बोनेट, CO3 को क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट पढ़ते हैं। तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट का होल ट्वाइस, यानी ये हमारा हो गया कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो कि एक तरीके का धातु बाई कार्बोनेट है। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा देते हैं तो क्या बनेगा हमारा। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ प्लस लिख के CO2 लिख दीजिए। उसके बाद जल, जल मतलब H2O लिख दीजिए। बचा क्या हमारे पास, तो देखिए इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने से मतलब ये है कि देखिए इसमें 2 ठो हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2 ठो कार्बोनेट है। 2 का यहाँ गुणा हो रहा है ना, तो इसका मतलब 2 ठो हाइड्रोजन है और 2 ठो कार्बोनेट है। तो एक कार्बोनेट देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे है, ये 2 ठो है CO3 और CO3। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक को अपना ऑक्सीजन छोड़ के क्या बना लिया, CO2 बना लिया। ठीक है, एक को अपना यहाँ पर ऑक्सीजन अगर छोड़ देगा तो क्या बना देगा, CO2 बना देगा। मतलब यहाँ पर क्या कर दें, 2 कर दें तो हमारा 2 ठो CO2 आपका मतलब बैलेंस हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये अपना एक ऑक्सीजन और ये अपना एक ऑक्सीजन त्याग दिया है, मतलब छोड़ दिया है। तो 2 ठो ऑक्सीजन बचे हैं। 2 ठो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास कितने ऑक्सीजन हैं, जल के पास तो आपका एक ही ऑक्सीजन है। जबकि यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करवा दें ऐसे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी जो ये ऑक्सीजन निकला ये जल के साथ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन था, 2 से गुणा करा दिए तो अब ये 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन इधर देखिए 2 से जब गुणा करा दिए तो 2 दूना कितना हो गया, 4 ठो हाइड्रोजन हो गया। जबकि देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन अगर इसका लें तो 3 ही होगा। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो देखिए 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका 2 ठो क्लोरीन, क्योंकि 2 से आपने गुणा करवा दिया तो 2 ठो हाइड्रोजन हो गया, तो 2 ठो क्लोरीन भी हो गया, 2 ठो क्लोरीन हो गया। अब ये 2 क्लोरीन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करवाएगा। क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा ये जो तामझाम यहाँ पर लिखा था ये पूरा का पूरा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ख़त्म हो चुका है। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा कैल्शियम, उसके बाद लास्ट में क्लोरीन। तो ये अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा दी जाती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और जो बचा रह गया, बचा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड बचा है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। इसका नाम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये है आपका जल। इधर क्या था, इधर ये था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ठीक है। और ये क्या था, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या नाम है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपने देखा कि किस तरीके से यह अभिक्रिया हो चुकी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। इसी तरीके से समीकरण संतुलित किया जाता है, तो आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, यहाँ पर अगला है आपका धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा आपका रासायनिक गुण है वो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जो अम्ल होता है वो कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, लवण तथा जल, यानी धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड अगर ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका, लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। धातु ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका, लवण बनाता है और जल बनाता है। देखिए लवण और जल दो ही कंडीशन में बन सकते हैं, या यूं कहें कि केवल एक ही कंडीशन में बन सकते हैं। कब, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ हो। इसका मतलब ये है, अम्ल तो यहाँ पर आपने दिखा दिया, ये धातु ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड के मतलब होता है कि इसमें कहीं ना कहीं क्षार होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, धातु ऑक्साइड, यानी ये कैसा धातु होगा, ये क्षारीय धातु होगा। ये जो धातु ऑक्साइड है इसमें जो धातु आपका होगा वो कैसा होगा, क्षारीय धातु होगा। तभी क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होगी, तब जाके लवण और जल बनेगा, ठीक है। नहीं तो आपका लवण और जल नहीं बनता। अभी आएगा आगे आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो वहां पर हम आपको समझाएंगे कि देखिए अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लवण तथा जल बनने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण, ठीक है। तो वहां पर समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो कह रहा है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं तो क्या बनाती हैं, लवण और जल बनाती हैं। वो धातुएं अक्सर क्षारीय धातु होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दें कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। उदाहरण अगर दें, उदाहरण अगर हम दे दें कैल्शियम ऑक्साइड CaO की अभिक्रिया अगर हम लोग किसके साथ करवा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा देते हैं, यानी HCl के साथ करवा देंगे, तो क्या बनेगा, जल बनेगा। तो सबसे पहले जल की आप फार्मूला को बड़ा अच्छा तरीका से जानते हो, तो जल बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही जल बाहर निकलेगा तो देखिए O और H ये दोनों मिलकर जल बनाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर दो ठो है, तो दो ठो हाइड्रोजन लगा दीजिए ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, संतुलित हो जाएं। तो दो ठो हाइड्रोजन, एक ठो ऑक्सीजन, जल बन गया आपका। बचा क्या आपके पास, कैल्शियम बचा और दो ठो क्लोरीन बचा, तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक तरीका का क्या है, लवण है। तो देखिए लवण भी बन गया और जल भी बन गया। तो वही हमसे कह रहा है कि अगर धातु ऑक्साइड
अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और जल बनता है। ठीक है, तो ये आपका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड नाम है इसका। और इसका नाम जानते हो आप, हाइड्रो, उसके बाद यहाँ पर क्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ CaCl2 हो जाएगा, इसका नाम है कैल्शियम, उसके बाद क्लोराइड, फिर क्या बन गया आपका, जल बन गया। ठीक है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या है, लवण है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे इरेज और बढ़ेंगे आगे। आगे क्या है, इसको हम लोग मिटा देते हैं पहले। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे आपका अब है, देखिए, भौतिक गुण खत्म हो गया, रासायनिक गुण भी खत्म हो गया। अब आपके आ जाते हैं इसके उपयोग पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग। अब अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे पहला देखें तो पहला H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 एक तरीके का अम्ल है। इसका प्रयोग लेड बैटरियों में कहाँ किया जाता है, लेड बैटरियों में। ठीक है, लेड बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, लिक्विड के रूप में किया जाता है। उसके बाद कहा है पेट्रोलियम उद्योग में, यानी जो पेट्रोल बनाया जाता है पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद कहाँ किया जाता है, तो उसके बाद किया जाता है प्लास्टिक में। किस में किया जाता है, प्लास्टिक। प्लास्टिक आप बनाते हो तो प्लास्टिक में भी इसका यूज किया जाता है। फिर आगे बढ़ें तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उर्वरक बनाने में यानी खाद बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका यूज कहाँ किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में, यानी कृत्रिम रेशे बनाने में। इन सभी में किसका यूज किया जाता है, H2SO4 का, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, उर्वरक निर्माण में, कृत्रिम रेशे बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसका, नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं HNO3, ये भी एक तरीके का क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो इसको क्या, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए इसका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, सोने और चांदी जब शुद्ध किया जाता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सोने तथा चांदी के शोधन में, यानी सोने और चांदी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कहाँ किया जाता है, उर्वरक बनाने में, यानी उर्वरक में भी इसका उपयोग किया जाता है। औषधियों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो औषधि में, यहाँ पे लिख देंगे औषधि में। उसके बाद विस्फोटक बनाने में, यानी बम बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में। ठीक है, विस्फोटक बनाने में या विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में। तो यहाँ पर बनाने में लिख देते हैं, बनाने में, यहाँ आदि लिख देंगे। आदि का मतलब बहुत सारा ऐसा यूज है जो होता है, मेजरली जहाँ जहाँ इसके फेमस यूज हैं उसी को हम लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए HNO3, इसका उपयोग सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है, उर्वरक निर्माण में किया जाता है, औषधियों में किया जाता है, विस्फोटक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो HNO3 है इसको सोरे का अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोरे का अम्ल। अगर आपसे कोई पूछ ले
कि सोरे का अम्ल किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, इसका नाम सोरे का अम्ल भी है। क्यों सोरे का अम्ल है? क्योंकि ये पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता है। ये किससे बनाया जाता है? KNO3, जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ये सोरा होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है? सोरा बोला जाता है। तो सोरे से ये बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सोरे का अम्ल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। HNO3 हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं HCl की। HCl भी हमारा क्या है? एक तरीके का अम्ल है। तो HCl के निर्माण में, HCl के निर्माण में नहीं, HCl का यूज देख लेते हैं। देखिए HCl का यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पर किया जाता है कपड़े के उद्योग में, यानी कपड़ा उद्योग में किया जाता है। कैसे? कपड़े उद्योग में कपड़ों को रंगने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़े उद्योग में रंगने के लिए, यानी कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग कहाँ होता है? रंजक के रूप में होता है। यानी कपड़ा को रंगने के लिए, पक्का कलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर HCl का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर HCl का उपयोग कपड़ा उद्योग में रंगाई करने के लिए किया जाता है। अगला क्या है? कलई, यानी कलई से पूर्व। कलई का मतलब क्या होता है? पेंट करना। पेंट करने से पूर्व आप क्या करते हो? लोहे की चादरों पर इसको थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पर छिड़काव कर देते हो इसका। इससे होता क्या है कि साफ सफाई करने में आसानी हो जाती है। यानी कलई करने से पूर्व, समझाते हैं इसको बहुत बढ़िया से, कलई करने से पूर्व लोहे के ऊपर, लोहे के ऊपर इसका प्रयोग, इसका, यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं इसका, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रयोग। साफ सफाई में, साफ सफाई में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज आप लोग देखे होंगे और किए भी होंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में जंग लगी, आपका कीवाड़ है, लोहे की है लेकिन उस पर थोड़ा सा जंग लगा है, तो आप उसको क्या करवाना चाहते हो? पेंट करवाना चाहते हो। तो जो पेंटर होता है वो क्या करता है? या तो बालू कागज से उसको मांजेगा, या तो लिक्विड लिए रहता है, वो उस लिक्विड को क्या रखता है? उस दरवाजे पर ऐसे छिड़क देगा। जैसे दरवाजे पर छिड़केगा, देखेगा कि वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मतलब जब आप निरमा यानी सोटर को उसमें पानी में डुबाते हो तो वो क्या करता है? झाग देता है। तो वैसे झाग की तरह क्या होगा? जितना भी कचरा रहेगा या जितना भी हम कहे जंग रहेगा, वो सभी क्या करेगा? आसानी से छोड़ने लगेगा। तो वो बालू कागज से मांज देगा पूरी तरीके से, और वहाँ से जंग खत्म हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा? उस पर पेंट कर देगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर कलई करने से पूर्व, यानी पेंट करने से पूर्व किया जाता है HCl का यूज। कहाँ पर किया जाता है? लोहे के ऊपर किया जाता है। ठीक है, ताकि साफ सफाई अच्छे से हो जाए। जैसे अगर हमारे घर में ट्रैक्टर टाली है, या मान लेते हैं ऐसा नट बोल्ट है जो बहुत दिन से क्या है? कसा हुआ है, वो खुल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे हमारे घर में अक्सर समरसेबल होता है। ठीक है, तो समरसेबल में होता क्या है कि वहाँ पर जो नट बोल्ट लगे होते हैं वो जल्दी खुलते नहीं है। क्यों नहीं खुलते? क्योंकि वो पानी में होते हैं, और पानी में होने की वजह से जंग लग जाता है। तो क्या किया जाता है? इसी लिक्विड को उस पर डाल दिया जाता है, यानी बोल्ट और नट पर क्या किया जाता है? थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाता है। जैसे ही डालेंगे आप देखेंगे कुछ समय बाद वो फूल जाता है, और फिर से खोलेंगे तो आराम से वो खुल जाएगा। तो वही कह रहा है आपका, कपड़े उद्योग में तो रंगने के लिए रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी पक्का कलर बनाने के लिए किया जाता है। और पेंट करने से पूर्व धातुओं को साफ सफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अम्ल पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अम्ल पूरी तरीके से आपका जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए समाप्त हो चुका है, यानी आपके लिए अम्ल समाप्त हो चुका। अम्ल में हमने आपको सबसे पहले बताया अम्ल क्या होता है, अम्ल की प्रारंभिक परिभाषा क्या थी, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत क्या था, अम्लों के प्रकार, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अम्लों के उपयोग भी हमने आपको पढ़ा दिया।
तो ये वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट अम्ल पर आधारित है, अम्ल का ही वीडियो है। अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, इसको देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्षार के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। क्षार क्या होता है, क्षार के कितने प्रकार होते हैं, क्षार का भौतिक गुण क्या होता है, क्षार का रासायनिक गुण क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।